Bismillahirrahmanirrahim. So today is our topic accounting for merchandising companies. Okay, this is the chapter number 6 on uh, your book Mix and Mix. Merchandising. Merchandising companies. मर्चेंडाइजिंग कंपनीज सिंपली वो वाली कंपनीज हैं जो एक जगह से चीज़ें खरीदती है और दूसरी जगह पे बेचती है। सेल एंड परचेज का काम होता है इनका। इनमें मोस्टली रिटेलर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो मोस्टली कपड़े का काम करते हैं। रिटेलर्स एंड होलसेलर्स, ये दोनों इसमें आ जाते हैं आपके पास। तो मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के अकाउंट्स बनाना, उसमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना, इट इज़ क्वाइट सिंपल बिकॉज यू ऑलरेडी हैव quite extensive knowledge about how to record asset liabilities owners equity। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं यहाँ पे। जिस तरह हम लोग जब चीज़ें परचेज करते हैं तो उस टाइम पे हम जो है वो क्रेडिट टर्म्स जो रखते हैं वो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। हमने मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के ऑपरेटिंग साइकिल को थोड़ा सा देखना है इस चैप्टर के अंदर। बाकी द पॉइंट ऑफ योर जो पिछले दिनों आपसे एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसका मकसद यही था कि आपको ज़रा पता लग जाए कि हम लोग दोबारा से रिफ्रेश हो जाएं कि हमने आगे अकाउंट्स को जब करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग कंपनीज के अंदर वी हैव टू सी दी ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है मर्चेंडाइजिंग कंपनीज का? ऑपरेटिंग साइकिल जो है, दीज आर द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शंस इन विच व्हाट हैपन, transactions through which what we do, uh, business what business do is business generate revenue, ठीक है। generate revenue and receipt cash from customers। so ऑपरेटिंग साइकिल के सबसे पहले सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस, जिसके अंदर मेन चीज़ है कि वो बिजनेस की ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर परचेज से लेके सेल तक, जनरेट रेवेन्यू करने तक आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कैश रिसीव करने, क्योंकि कुछ सेल जो हैं आपकी क्रेडिट पे हो रही होती हैं, तो उसके कैश रिसीव करने तक आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ जाती हैं। इसको ज़रा सिंपलेस्ट वे में अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास कैश होता है बिजनेस के पास। जब भी आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो आपके पास बिजनेस के पास कैश आता है, और उस कैश को यूज करते हुए आप क्या करते हैं, यू परचेज मर्चेंडाइज, ठीक है। मर्चेंडाइज को परचेज करते हो, ठीक है। मर्चेंडाइज परचेज करते हो, आपके बिजनेस के पास क्या आ जाती है, इन्वेंट्री आ जाती है, ठीक है। इन्वेंट्री टू सेल, ठीक है। इन्वेंट्री को आप क्या करते हैं, आप सेल करते हैं, ठीक है। सेल अगर ऑन अकाउंट है, मतलब सेल अगर आपकी क्रेडिट पे है, तो आपके क्या जनरेट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होते हैं, ठीक है।
अकाउंट रिसीवेबल्स कैश में कब कन्वर्ट होते हैं? जब आप उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सो कैश से लेकर दोबारा कैश तक ये एक साइकिल चलता है, ऑपरेटिंग साइकिल इसको कहते हैं। मर्चेंडाइजिंग को परचेज किया जाता है, उसके बाद उसको सेल किया जाता है और उसकी कैश दोबारा सी मतलब जो अगेन दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एट द एंड कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक किस्म का आपका ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पर बनता है, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की दो टाइप्स होती हैं। एक तो आपके पास आ जाते हैं रिटेलर्स। आप जो आम शॉपकीपर्स देखते हैं, मतलब परचून की दुकान, जर्नल स्टोर, ये सारे रिटेलर्स होते हैं। एक आ जाते हैं होलसेलर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे सेल मर्चेंडाइज डायरेक्टली टू पब्लिक। एंड होलसेलर आपके जो हैं वो दे टेंड टू बाय लार्ज quantities of merchandise and resell to retailers। मतलब ये लार्ज क्वांटिटीज में चीजें खरीदते हैं और लार्ज क्वांटिटीज में ही चीजें आगे रिटेलर्स को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने मर्चेंडाइजिंग सिस्टम को देखा कि मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं सिंपली इन्वेंट्रीज परचेज करती हैं, एक जगह से चीजें परचेज करती हैं और दूसरी जगह पे ये क्या कर देती हैं? सेल कर देती हैं। इनका एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने इनके जो है वो अकाउंटिंग की तरफ आना है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है इनकी, अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं? लेजर। अब आपको लेजर का थोड़ा सा आइडिया होगा क्योंकि पहले हम लेजर बना चुके हैं। लेजर के अंदर जब हम मर्चेंडाइजिंग कंपनीज की बात करें, सेल परचेज की, हम ज्यादा डिटेल में थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। लेजर के दो किस्म के अकाउंट होते हैं। एक आपके पास आता है कंट्रोल अकाउंट, दूसरा आपके पास आता है सब्सिडरी अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट जो है वो जो हम सारे अकाउंटिंग करते आए हैं अभी, पोस्टिंग जर्नल से लेजर में पोस्टिंग, लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग हम करते थे, ट्रायल बैलेंस में मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखते थे, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। उसके अंदर हम मेनली कंट्रोल अकाउंट्स ही इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। जब हम सारी अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे थे तो ये क्या करते हैं? दे यूज टू, ये जो कंट्रोल अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती हैं? दैट समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन,
ठीक है, ये काम होता है जी कंट्रोल अकाउंट का। और अभी तक जो हम बनाते आए हैं, लाइक आपके पास परचेजेस का जो अकाउंट बनता था, ठीक है, आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल का, आपके पास जो अकाउंट बनता था, अकाउंट्स पेएबल आपका अकाउंट जो बनता था, ये सारे अकाउंट आपके क्या थे, कंट्रोल मेन अकाउंट थे। ठीक है, सब्सिडरी अकाउंट जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। सब्सिडरी अकाउंट के अंदर जो है इंफॉर्मेशन होती है अबाउट दी स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, they contains the information, they contains information about specific control account। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट के बारे में एक इंफॉर्मेशन रखते हैं इन कंपनीज जर्नल लेजर। ठीक है, सो सब्सिडरी अकाउंट के अंदर जो है इंफॉर्मेशन होती है अबाउट स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट। सो स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो लेट्स से देयर आर 500 क्रेडिट कस्टमर्स। ठीक है, 500 क्रेडिट कस्टमर्स नाम के साथ। ठीक हो गया, सो ये जो हर कस्टमर का अलग से अकाउंट बन रहा होगा, हर कस्टमर का अलग से अकाउंट होगा, और ये अकाउंट जो है ये क्या होगा, सब्सिडरी अकाउंट होगा। ठीक है, और ये सब्सिडरी अकाउंट जो है इसका जो कंट्रोल अकाउंट होगा, जो कंट्रोल अकाउंट है वो अकाउंट रिसीवेबल है, जो हम मेन यूज करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल के अंदर इन सब सब्सिडरी अकाउंट्स की डिटेल जो है, वो डिटेल का जो टोटल है वो कहाँ पर जाएगा, आपके अकाउंट रिसीवेबल में जाएगा। तो इसका मतलब है, थोड़ी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास एक मेन अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनता है। ठीक है, यार मैं एज अकाउंट रिसीवेबल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर लेट्स से XYZ कंपनी, ये हमारा जो है जिसको हमने पर सेल किया, हमारा कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है। ABC कंपनी हमारा हो गया। ठीक है, और ZA कंपनी, कोई भी कंपनीज है उनसे हमने रिसीव करने हैं। इन सब के अकाउंट जो हैं वो सेपरेट बने होंगे। मैं इसको जरा क्लियर करके लिख देता हूँ। इनके सबसे हमने रिसीव करने, इन सबको हमने सेल की है। ठीक है, XYZ का हमारा कंपनी का अकाउंट अलग बना हुआ है, उससे हमने अलग रिसीव करने हैं। ABC कंपनी का हमारा जो है अकाउंट अलग बना हुआ है, उससे हमने रिसीव करनी है। ठीक है, और हमारे पास ZA कंपनी है, उसका अकाउंट हमारा बना हुआ है, वो अलग से हमने उसका अकाउंट बनाया हुआ है। इन सब अकाउंट्स की डिटेल जो है वो कहाँ जाती है, मेन कंट्रोल अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो वो मेन कंट्रोल अकाउंट हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। इसके अंदर जो मुख्तलिफ कस्टमर्स के अकाउंट हैं वो हैं आपके सब्सिडरी अकाउंट। ठीक हो गया, तो इस तरह हम लोग जो हैं वो हर एक सब्सिडरी अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट जो है वो बनाते हैं। मर्चेंडाइज कंपनी में इस तरह, जिस तरह अकाउंट्स पेएबल हैं, अकाउंट्स पेएबल के अंदर भी हमने कस्टमर्स की लिस्ट बनाई होती है, सब्सिडरी अकाउंट्स बनाए होते हैं, किस किस को हमने पेमेंट करनी है, वो सेपरेटली हमारा अकाउंट जो है वो बनता है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल यहाँ की हमारी बुक है उसके अंदर तो नेम यूज करते हैं, लेकिन हम अकाउंट रिसीवेबल लाजमी लिखेंगे और अकाउंट पेएबल लाजमी लिखेंगे, साथ हम कस्टमर का नाम ब्रैकेट में लिखते होते हैं। इस तरह हम सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो करते होते हैं। ठीक है, अब ये तो चीज आ गई हमारे पास सब्सिडरी अकाउंट एंड कंट्रोल अकाउंट की, कि कंट्रोल अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में यूज होते हैं और जो फाइनेंशियल पोजीशन को समराइज करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल एक कंट्रोल अकाउंट होता है। सब्सिडरी अकाउंट जो है उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट होती है किसी भी स्पेसिफिक कंट्रोल अकाउंट की। मतलब ये जो XYZ कंपनी है ये किससे रिलेट कर रहा है, स्पेसिफिक टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट कंट्रोल अकाउंट से ये रिलेट कर रहा है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम ये फलां बंदा है, इससे भी रिसीव करना है। तो ये सब्सिडरी अकाउंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आप ना बनाए तो आपको मुश्किल होगी कि जो ये अकाउंट ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल की रकम के अंदर तो कई लोग होंगे, तो आपको सब्सिडरी अकाउंट्स में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस बंदे से हमने कितनी अमाउंट लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, कितने दिनों में लेनी है।
ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर फर्दर डिटेल जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग अप्रोचेस। अब आगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है मर्चेंडाइजिंग अकाउंटिंग अप्रोचेस। दो सिस्टम्स हैं जी। एक है जी, जब हम लोग मर्चेंडाइजिंग करते हैं हम दो सिस्टम के थ्रू करते हैं। एक आ जाता है हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। फर्क इसमें मैं सिंपल ये बताता हूँ, अभी डेफिनेशन तो वैसे मैं हर एक की सेपरेट बताऊंगा। फर्क ये है कि इसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को परपेचुअली, जैसे ही हम सेल करते हैं साथ उसकी कॉस्ट भी कि हमारी कितनी इन्वेंट्री कम हो गई लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। ठीक है, सो ये बड़ा मुश्किल होता है जब आपने बेतहाशा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप हर बार सेल करने के बाद अपनी इन्वेंट्री को भी देखते जाएं कि इन्वेंट्री कितनी कम हो गई है। अच्छा, ये पॉसिबल हम लोग जो अभी तक अकाउंटिंग करते हैं वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के मुताबिक करते हैं। मतलब हम लोग जो सेल कर लेते हैं, रेवेन्यू अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं, पूरे साल में जितना रेवेन्यू होता है हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। एट द एंड जाके हम स्टॉक टेकिंग करते हैं, जो हम फिर उसकी एडजस्टमेंट पास करते थे। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम एक ही बार साल के एंड पे पूरी इन्वेंट्री को देख लेते थे। पूरी इन्वेंट्री को देखने के बाद हम उसको गिनते थे, गिनकर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते थे। क्लोजिंग स्टॉक निकाल के उसको फिर हम लोग एडजस्ट करते थे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, और फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते थे। इसके परपेचुअल के अंदर भी एक इन्वेंट्री सिस्टम होता है, लेकिन उसका ये होता है कि एट द एंड जाके हम लोग बस उसकी वो एक किस्म की क्या करते थे, ऑडिट करते थे कि जो हमारे बुक्स के अंदर इन्वेंट्री कम होती गई है हम रिकॉर्ड करते गए, क्या हमारे पास उतनी इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी। ठीक है, बस उसको हम ऑडिट कर लेते थे। इसके अंदर करते हैं परपेचुअल अकाउंटिंग इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आजकल पॉसिबल है। पहले हम लोग जब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते थे तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को ही इस्तेमाल करते थे, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम अभी भी काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब जब हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ आ गए हैं, जब हम सिस्टम के ऊपर लिखते हैं तो सिस्टम खुद ही इस चीज को ट्रैक कर लेता है। वो जैसे ही सेल करता है तो इन्वेंट्री की एंट्री भी साथ कर लेता है। तो मोस्टली जो कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अगर मैं इसको परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को अगर हम देखें पहले, all transactions all transactions including कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज आर recorded immediately as they occurred। ठीक है, सो
जैसे ही हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो साथ में हम कॉस्ट भी उसकी क्या कर देंगे, अपने पास लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम कहते हैं जी, हमने लेट्स से वी आर द बिजनेस, हमने एक बिजनेस शुरू किया है और वी हैव परचेज इन्वेंटरी। ठीक है, हमने इन्वेंटरी परचेज की है, जो लेट्स से बुक के अंदर भी आपको ये मिल जाएगी। इट्स अबाउट ऑन पेज नंबर 252 के ऊपर ये एग्जांपल है आपके पास। इसमें ये है कि जी उन्होंने कंप्यूटर परचेज किए हैं, 10 कंप्यूटर परचेज किए हैं। वी परचेज सितंबर 1 को हमने परचेज किए हैं 10 कंप्यूटर्स। ठीक है, फ्रॉम ओकावा। ठीक है, ओकावा होलसेलर। और इसकी जो हर कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, हर कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्टिंग वो है जी, एक कंप्यूटर की कॉस्ट है पर कंप्यूटर $600 पर कंप्यूटर। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी है ये आपकी, टोटल कॉस्ट आपकी बनी यहाँ पर 10 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो $6000 का जो है आपका टोटल कॉस्ट बनी। आपने पे करना है, पेमेंट जो है वो आपने करनी है इन 30 डेज, पेमेंट इन 30 डेज। तो ये आपके पास पहली एंट्री आ गई। उसके बाद सेकंड आ गया जी सितंबर 7 को क्या किया है, सोल्ड 2 कंप्यूटर्स। ठीक है, 2 कंप्यूटर सोल्ड किए हैं हमने ऑफ $2000। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर हमने $1000 का बेचा है। तो 2 कंप्यूटर हमने सेल किए हैं आरजे ट्रैवल एजेंसी को, आरजे ट्रैवल्स को। ठीक हो गया, आरजे ट्रैवल्स को हमने सेल कर दिए और उनको भी कह दी जो पेमेंट जो है वो आपने 30 डेज में करनी है। ओके, ये हमारी एंट्री हो गई। और उसके बाद अक्टूबर 1 को क्या किया है, अकाउंट पेबल 6000 अकाउंट पेबल क्या कर दिए हमने, पे कर दिए 6000 पेड टू ओकावा। ठीक हो गया, और फिर आपके अक्टूबर 7 को आपने रिसीव कर लिए कलेक्टेड। ठीक है, कलेक्टेड $2000 फ्रॉम आरजे। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने लिखी है, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं आप सबसे पहले। अब आपको मैं ये डेबिट क्रेडिट जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करना है कि जी जो यहाँ पर मैं लिखूंगा वो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दी हुई, यू कैन डू योर एक्सप्लेनेशन, कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है, मैंने समझाने के लिए आपको बताना है, तो ये मैं आपको अब समझा रहा हूँ। यहाँ पे सितंबर 1 की एंट्री है जी, सितंबर 1 पे हमने अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और इन्वेंटरी सिस्टम के ऊपर हम ये अब आपके सामने पीरियोडिक नहीं चल रहा, दिस इज द परपेचुअल। ठीक है, पीरियोडिक होता तो हम डिफरेंट एंट्री करते हैं, हम परचेजेस की एंट्री करते हैं। यहाँ पर हम परचेजेस की एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एसेट के तौर पर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करेंगे। ये परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है। इन्वेंट्री अकाउंट हमने डेबिट किया, कितने से डेबिट किया हमने, हमने परचेज की है 6000 की इन्वेंट्री परचेज किया $6000 की। ठीक है, 600 का कंप्यूटर की कॉस्ट थी, 10 कंप्यूटर परचेज किए। और यहाँ पर हमने अकाउंट्स पेएबल और अकाउंट्स पेएबल के आगे आगे आप लिख सकते हैं, अकाउंट्स पेएबल के आगे आप लिखेंगे ओकावा। ठीक है, ताकि हमें ये पता लगे हमने किससे लिया है, ओकावा होलसेलर कंपनी या ओकावा का नाम लिख दें। तो ये अकाउंट्स पेबल हमारे आगे $6000, अकाउंट पेबल लाजमी लिखना है। ठीक है, कुछ हमारी लोकल बुक्स हैं वो सिंपली
जो है वो ओकावा का नाम लिख देती, लेकिन उससे सम टाइम कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि अकाउंट्स पेबल लिख के आगे ब्रैकेट में जो वेंडर है उसका नाम तब लिखें। सो ये सितंबर 1 में हमारी एंट्री इन्वेंट्री हमने परचेज, सितंबर 7 में 2 कंप्यूटर हमने आरजे को सेल किए, ठीक है। सितंबर 7 हमने, सॉरी अभी हमारी जो है अभी यहाँ पर ये एंट्री नहीं होगी, हमने अभी परचेज की हैं। जब इन्वेंट्री हमने परचेज कर ली तो हमने इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया और अकाउंट पेबल ओकावा होलसेलर के नाम से उसको क्रेडिट कर दिया। अब सितंबर 7 पे हमारे पास क्या हुआ, सितंबर 7 पे हमने सेल की, ठीक है, और सेल ऑन अकाउंट की आरजे ट्रेवल्स को की, पेमेंट का उन्हें टाइम दे दिया 30 दिन का, तो उनको हमने 2 कंप्यूटर सेल किए $2000 के, ठीक है। हर कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी वो $600 थी, तो हमने $1200 के कंप्यूटर कितने के सेल किए, $2000 में सेल किए। अब परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, हमने साथ ही इन्वेंट्री की एंट्री भी करनी है, इन्वेंट्री में कमी की एंट्री भी करनी है। तो पहले हम सिंपल परचेज सेल की एंट्री करेंगे, वो सिंपल है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सेल की एंट्री क्या होती है। अकाउंट पे अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और हमने अकाउंट रिसीवेबल किसको बेचे हैं, आरजे ट्रेवल्स को, आरजे ट्रेवल्स, ठीक है, $2000, ठीक है, और आगे आ जाएगा हमारे पास सेल्स $2000, ठीक है। ये हमने सेल की एंट्री करनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है जी, सेल्स गुड बीइंग सेल बीइंग इन्वेंट्री सोल्ड टू आरजे ट्रेवल फॉर $2000, और सितंबर 7 को ही हमने एंट्री कर दी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखकर, और सितंबर 7 पर ही हमने क्या करना है, जो इन्वेंट्री की परपेचुअल इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के कम होने की भी एंट्री कर देंगे। वो एंट्री कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये एक एक्सपेंस है, और ये इन्वेंट्री एसेट कम हो रहा है, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने से होगा, 600 का एक कंप्यूटर था, 2 कंप्यूटर बिके हैं 2000 के, तो एक कंप्यूटर की कीमत थी $600, 2 कंप्यूटर की कितनी होगी 1200, $600 का एक कंप्यूटर था, ठीक है। वो हमने 2 कंप्यूटर्स बेचे तो हमारे पास कितनी आ गई, कॉस्ट कितनी आ गई, $1200 के कंप्यूटर हमने 2000 के बेचे, यहाँ पर आ जाएगा $1200, ठीक है, और क्रेडिट में आ जाएगा आपके पास $1200, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट अक्टूबर 1 को हमारे पास जो एंट्री होनी है दैट इज अक्टूबर पेड 6000 टू ओकावा, ओकावा को हमने जो 6000 की हमने परचेज की थी इन्वेंट्री ओकावा से, वो हमने उनको पैसे जो है वो वापस कर दिए। तो आपके अकाउंट पेबल, आपकी लाइबिलिटी कम होगी, आपके अकाउंट पेबल कम होंगे, जब अकाउंट पे लाइबिलिटी कम होती है तो वो हो जाती है आपकी डेबिट, तो अकाउंट पेबल आपके हो जाएंगे डेबिट, और आपने क्या पे किया है, कैश, और कैश आपके बिजनेस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एसेट कम होता है तो वो क्या हो जाता है आपका क्रेडिट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अक्टूबर 1 को अकाउंट पेबल, ठीक है, ओकावा, ये आपके पास डेबिट हो जाएगा कितने से, $6000 से, ठीक है, और कैश जो है वो आपका कितने से, कैश अकाउंट या कैश आपका कितने से हो जाएगा, कम हो जाएगा कितने से, $6000 से। ये आपके पास एंट्री होगी। अक्टूबर 7 को आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि जी पेड कैश टू ओकावा फॉर इन्वेंट्री, जो परचेज किया सितंबर 1 को। अक्टूबर 7 को हमने क्या किया है, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट, हमने कलेक्ट कर लिया है 2000 फ्रॉम आरजे ट्रेवल्स, जो आरजे ट्रेवल्स को हमने सितंबर 7 को सेल की थी इन्वेंट्री, जो हमने उनको सेल की थी $2000 का, वो हमने उनसे क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर एक एसेट बढ़ा है और एक एसेट कम हुआ है। कौन सा एसेट बढ़ा है, बिजनेस के पास पैसा आया, कैश बढ़ा, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा,
और एक एसेट कम हुआ, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। आरजे ट्रैवल से जो पैसे हमने रिसीव करने थे वो रिसीव कर लिए, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट कम होगा, एसेट कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल किससे, आरजे ट्रैवल्स, वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ये कितने से हो जाएगा, $2000, $2000, ठीक है। अगेन मैं सारी एंट्रीज जो हैं वो रिपीट कर दूं आपको कि यहाँ पर मैंने किया क्या है। एंट्रीज में मैंने किया है, सबसे पहले एंट्री हुई, मैंने परचेज किया, इन्वेंट्री परचेज किए, कंप्यूटर, हर कंप्यूटर की कीमत जो थी वो $600 थी। मैंने 10 कंप्यूटर परचेज किए, हर कंप्यूटर की कीमत $600 थी, तो टोटल मैंने कितनी कॉस्ट पड़ी मुझे, $6000। $6000 के कंप्यूटर मैंने परचेज किया उकावा से। मैंने एंट्री की इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा है मेरे पास, इन्वेंट्री बढ़ी है, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया $6000 से, और अकाउंट पेबल उकावा मैंने क्रेडिट किया $6000 से। उसके बाद जो है मैंने बेचे, 2 कंप्यूटर बेच दिए, 2 कंप्यूटर बेचे, ठीक है, और किसको बेचे, आरजे ट्रैवल को बेचे। वो 2 कंप्यूटर जो थे कितने के बेचे, हर कंप्यूटर मैंने 1000 का बेचा, तो 2 कंप्यूटर मेरे पास 1000 के, तो मैंने टोटल $2000 के कंप्यूटर बेच दिए आरजे ट्रैवल्स को, ठीक है। उसकी मैंने एंट्री पास की, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आरजे ट्रैवल से $2000, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट $2000, ठीक है। ये मेरा रेवेन्यू की एंट्री होगी कि मैंने सेल्स कर दिए। ये जो 2 कंप्यूटर थे, ये 2 कंप्यूटर मेरी इन्वेंट्री से क्या हो गए, मेरी इन्वेंट्री कम हो गई 2 कंप्यूटर से, ठीक है। और इन्वेंट्री जो कम हुई, उसकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो 600 के मैंने खरीदे थे, तो 600 के हिसाब से ये थे, तो ये 600 को मल्टीप्लाई किया तो 1200 की मेरे पास इन्वेंट्री कम होगी, तो उसकी मैंने एंट्री पास की उसी टाइम ही, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट डेबिट। जो मेरी कॉस्ट आई है इन कंप्यूटर को बेचने में, जो मेरी कॉस्ट आई है, कंप्यूटर बेचे मैंने $2000 की है, लेकिन उसकी मेरी कॉस्ट कितने की आई है, $1200 की, और इन्वेंट्री मेरी कम हो गई, एसेट मेरा कम हो गया, कितने से, $1200 से। ये मैंने परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में उस टाइम ही एंट्री अपने पास कर ली, ठीक है। अकाउंट पेबल मेरे जो है अक्टूबर 7 को, ये अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल की, कि मैंने जो है वो कैश पे कर दिया कावा वालों को, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, और दूसरा मेरे पास जो है वो कैश रिसीव होगा, और अकाउंट रिसीवेबल मेरे जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे अक्टूबर 7 पे। ये जो है मेरे पास एंट्रीज हो जाएंगी इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अब ये यहाँ पर, अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एट द एंड जाके एडजस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट पीरियड के बाद हम क्या करते होते हैं, वी टुक का स्टॉक टेकिंग, ठीक है। स्टॉक टेकिंग तो एक कंपल्सरी जो है वो प्रोसीजर है, इसको हम लिख दें अगर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। अभी तो हम अकाउंट्स में कर रहे हैं ना, सारा कुछ अकाउंट्स में करी जा रहे हैं, इमेजिनरी करी जा रहे हैं, सब काम करी जा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड में, यूजुअली अ ईयर, आफ्टर अ ईयर, ठीक है, ईयरली आप करते होते हो, आफ्टर अ ईयर आप स्टॉक टेकिंग करते हो। स्टॉक टेकिंग में आप फिजिकली चेक करते हो जाके, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है, तो हम लोग जब एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक टेकिंग करते हैं, तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजें लिखी हुई हैं जो, तो वो उससे कम हो जाती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि चीजें कम होती हैं, लेकिन हमने जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें थोड़ा सा ज्यादा आ रही हैं, तो इसका मतलब है कुछ चीजें हमारी जाया हो गई हैं, कुछ चीजें इन्वेंट्री पड़ी पड़ी जाया हो गई है, या चोरी हो गई है, थेफ्ट हो गया है, कुछ ना कुछ मसला हुआ है, क्योंकि वो इन्वेंट्री हमने बेची नहीं। जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक जो बेची हैं वो ज्यादा आ रही हैं अमाउंट उसकी, लेकिन जो हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं वो कम आ रही हैं, तो ये हमारे पास जो है समटाइम्स श्रिंकेज आ जाता है, इसको कहते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज, ठीक है, इसको कहते हैं इन्वेंट्री श्रिंकेज। सो ये क्या होता है, अनरिकॉर्डेड
unrecorded decrease in inventory due to brokerage, spoilage और थेफ्ट। ठीक है, एम्प्लॉय थेफ्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह का भी थेफ्ट हो सकता है। सो ये एक किस्म की इन्वेंट्री श्रिंकेज आ जाती है आपके पास। वो कैसे आती है, लेट से मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। जो इन्वेंट्री, लेट से इन्वेंट्री जो मैंने इन्वेंट्री शोन इन बुक्स, सारी बुक्स में देखा तो बुक्स के अंदर जो इन्वेंट्री आ रही थी, जो मैंने एंट्रीज पास की, अभी ऊपर भी जो इन्वेंट्री पास की, इन्वेंट्री शोन इन बुक्स आ रहा है आपके पास 72,200 डॉलर की इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 72,200 डॉलर की इन्वेंट्री आपके पास होनी चाहिए। अब हमने आफ्टर अ ईयर स्टॉक टेकिंग की, आफ्टर स्टॉक टेकिंग, ठीक है, जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो हमारे पास जो गोदाम में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 70,000 की। ठीक है, 70,000 डॉलर की हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास 2,200 डॉलर की क्या हो गई, इन्वेंट्री श्रिंकेज हो गई है। मतलब इन्वेंट्री बुक्स के मुताबिक 72,200 होनी चाहिए, लेकिन जब हमने स्टॉक टेकिंग की, फिजिकल स्टॉक टेकिंग की, तो उसके बाद जो हमें पता चला कि हमारे पास जो इन्वेंट्री रह गई है वो 70,000 की इन्वेंट्री रह गई है। तो 2,200 की हमारे पास क्या आ गई, श्रिंकेज आ गई। ठीक है, अब इस श्रिंकेज को हमने एडजस्ट करना है अपने पास। हम कुछ नहीं कर सकते, हमने इसको, वो वजह तो हम बाद में पूछेंगे क्यों आई है, लेकिन हमने इस श्रिंकेज को पहले तो अपने पास क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो उसकी हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे, अगेन हम लोगों को ये एक किस्म की कॉस्ट पड़ गई है, ये हमें कॉस्ट पड़ गई है। सो हम सिंपल एंट्री करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड $2,200, जो हमारे पास श्रिंकेज की अमाउंट आई है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और आगे आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारी इन्वेंट्री श्रिंक हो गई है, इन्वेंट्री कम हो गई है, जब एसेट इन्वेंट्री जो है हमारा क्या है, इन्वेंट्री हमारा है एसेट है, और जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो उसके मुताबिक एसेट कम हो गया। जब एसेट कम होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और नीचे लिख देंगे रिकॉर्ड इन्वेंट्री श्रिंकेज आफ्टर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। ठीक है, ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी श्रिंकेज की। चलिए जी, यहाँ तक है आज का लेक्चर। हम आगे जो है पीरियोडिक अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे।